सिख दौरे हुकूमत। सिख दौरे हुकूमत कब से कब तक स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। अच्छा, मोस्टली अगर आपने इस तरह से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो उसको इस तरह से रोटेट करें और जो ब्राइटनेस है उसको 100% कर दें ताकि आपको आसानी के साथ नजर आए। सिख दौर स्टार्ट होता है 1799 से लेके 1849 तक, यानी कि तकरीबन 49 साल टिनोर रहता है इसका। इसका टोटल कितना बनता है टिनोर? तकरीबन 49 साल बनता है। पेपर में ये पूछा गया है, एक दफा पेपर में पूछा था कि सिख दौर जो है अगर हम इसकी बात करें तो टोटल कितने अरसे पर मुहित है, ये भी क्वेश्चन उसने एग्जाम के अंदर पूछा है। फिर आगे हम चल के बात करते हैं इसकी कि इसकी बुनियाद किसने रखी। जब इसकी बुनियाद की बात करते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, और बैकग्राउंड में क्या चलते हैं, महाराजा रंजीत सिंह होता है। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह 1799 से लेके 1839 तक हुक्मरान रहता है। कब तक? 1799 से लेके 1839 तक हुक्मरान रहता है। अब इस राजा रंजीत सिंह के बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये पैदा कब हुआ। ये 1780 में कहां पैदा हुआ? गुजरांवाला। गुजरांवाला कौन सा? जो पाकिस्तान में मौजूद है। ये 1780 में गुजरांवाला में पैदा हुआ। और फिर ये क्या करता है, ये सबसे पहले कौन सा इलाका कैप्चर करता है और फिर सिख दौरे हुकूमत की बुनियाद रखता है? तो ये 1799 में। कब? 1799 में लाहौर पर हमला करते हैं। लाहौर पर जब हमला करता है तो लाहौर को फतह करता है। ये 1799 में लाहौर को हमला करता है, लाहौर पर हमला करता है और लाहौर को फतह कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। जब लाहौर को कैप्चर करता है तो सिख दौरे हुकूमत की यहां से क्या हो जाती है, यहां से इसका आगाज हो जाता है सिख दौरे हुकूमत का। और इसकी बुनियाद किसने रखी थी? राजा रंजीत सिंह ने रखी थी। इसे महाराजा भी कहा जाता है, महाराजा रंजीत सिंह। फिर इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि जब इसने क्या क्या था, ऐसा ऐसा नजदीकी इलाके भी फतेह करना स्टार्ट कर दिए थे, तो ये पंजाब का महाराजा कब बनता है, या इसको टाइटल कब दिया गया पंजाब का? पंजाब का महाराजा ये कब बनता है? 1801 में। ये क्या बनता है? पंजाब का महाराजा बनता है। पंजाब का महाराजा कब बना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर उसने पूछा हुआ है। ये मोस्टली हम वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर वो पूछता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उसने पूछे हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पंजाब का महाराजा कब बना? 1801 में पंजाब का क्या बनता है, महाराजा बनता है। अब जरा इस सिख दौरे हुकूमत की बात करते हैं। सिख दौरे हुकूमत की जब बात करते हैं तो इनका दारुल हुकूमत कौन सा होता है? इनका दारुल हुकूमत लाहौर होता है। इनका दारुल हुकूमत क्या होता है? इनका दारुल हुकूमत लाहौर होता है, क्योंकि जैसे ही 1799 के अंदर ये लाहौर को कैप्चर करता है तो उसके बाद लाहौर में बैठ जाता है और लाहौर को ये क्या बनाता है, लाहौर को ये अपना दारुल हुकूमत बनाता है। फिर इसी से क्वेश्चन एक बनता है कि इनका रिलीजियस जो कैपिटल था वो और था। इनका रिलीजियस कैपिटल कौन सा था? सिख थे, सिखों का रिलीजियस कैपिटल कौन सा था? इनका रिलीजियस कैपिटल गुजरांवाला हुआ करता था उस जमाने में। इनका रिलीजियस कैपिटल क्या हुआ करता था? गुजरांवाला हुआ करता था। जबकि सिख दौरे हुकूमत का कैपिटल क्या था? सिख दौरे हुकूमत का कैपिटल लाहौर हुआ करता था, और सिखों का रिलीजियस कैपिटल क्या था? वो गुजरांवाला था। वो क्या था? गुजरांवाला था। फिर राजा रंजीत सिंह क्या करता है? राजा रंजीत सिंह अब यहां पे नहीं बैठेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये और इलाके फतह कराएगा। इसका एक बेटा था, इसका एक बेटा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है खड़क सिंह। खड़क सिंह ये क्या करता है? ये खड़क सिंह को ऑर्डर देता है कि तुम मुल्तान और उसके नजदीकी इलाके फतह करो। तो खड़क सिंह क्या करता है? खड़क सिंह 1818 में, कब?
1818 में मुल्तान को कैप्चर करता है। मुल्तान को कैप्चर करने के साथ साथ मुल्तान के जो नजदीकी एरियाज है उनको भी क्या करता है, कैप्चर करता है। इसका कौन होता है, इसका बेटा होता है, क्या नाम है उसका, खड़क सिंह होता है। खड़क सिंह जो था ये 1818 में मुल्तान को फतेह करता है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है मुल्तान पे उस टाइम किसकी हुकूमत थी, तो उस टाइम मुल्तान पर दुरानी दौर था। कौन सा दौर था, दुरानी दौर। दुरानी दौर, दुरानी दौर का एक हुक्मरान बैठा था, उसका नाम क्या था, नवाब मुजफ्फर खान। नवाब मुजफ्फर खान। नवाब मुजफ्फर खान को खड़क सिंह क्या करता है, खड़क सिंह क्या करता है, खड़क सिंह शिकस्त देता है। और इस तरह से मुल्तान भी इनके तिनोर में या इनकी दौर हुकूमत में चला जाता है। और फिर आगे चल के बात करते हैं तो ये क्या करेगा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। एक दफा रिपीट कर दूं ताकि जो लेट ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट है उनको साथ लेके चलें। तो हमने आज पढ़ना है सिख दौर हुकूमत और कश्मीर। सिख दौर हुकूमत की जब बात करते हैं तो 1799 से लेके 1849 तक किसका टिनोर रहता है, यहाँ पे पंजाब के अंदर ये सिख हुआ करते थे। तो इनका दारुल हुकूमत क्या था, इनका दारुल हुकूमत लाहौर था। इस सिख दौर हुकूमत की बुनियाद रखने वाला कौन था, वो रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह का टिनोर कौन सा बनता है, वो 1799 से लेके 1839 तक किसका टिनोर रहता है, रंजीत सिंह का टिनोर रहता है। रंजीत सिंह कब पैदा हुआ, 1780 में गुजरांवाला में पैदा हुआ। और ये क्या करता है, 1799 में लाहौर को कैप्चर करता है, लाहौर को फतेह करता है। और लाहौर को फतेह करने के बाद ये उसको अपना कैपिटल बना लेता है। और फिर आगे चल के क्या होता है, 1801 में इसे क्या टाइटल दिया जाता है, पंजाब का महाराजा कहा जाता है, पंजाब का महाराजा कहा जाता है। रंजीत सिंह का एक बेटा था खड़क सिंह। खड़क सिंह जो था उसको क्या करता है, रंजीत सिंह हुक्म देते हैं कि मुल्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनको फतेह करो। तो खड़क सिंह 1818 में क्या करता है, मुल्तान को कैप्चर करता है। और उस टाइम मुल्तान पे कौन बैठा था, दुरानी दौर का एक नवाब बैठा था, उसका नाम क्या है, नवाब मुजफ्फर खान है। तो नवाब मुजफ्फर खान को शिकस्त कौन देता है, खड़क सिंह शिकस्त देता है। इनका जो रिलीजियस कैपिटल था, इनका रिलीजियस कैपिटल गुजरांवाला हुआ करता था, क्योंकि ये गुजरांवाला से बिलोंग करते थे। फिर आगे चलते हैं। फिर रंजीत सिंह अब क्या करेगा, रंजीत सिंह अपने एक जर्नेल को, रंजीत सिंह क्या करेगा, रंजीत सिंह अपने एक जर्नेल को, उस जर्नेल का क्या नाम है, अपने एक जर्नेल को क्या कहेगा कि तुम कश्मीर को फतेह करके आओ, क्या करो, तुम कश्मीर को फतेह करो। इसका एक जर्नेल था, जर्नेल कौन सा था, गुलाब सिंह। ये गुलाब सिंह को हुक्म देता है कि तुम क्या करो, कश्मीर को फतेह करके आओ। जब कश्मीर को फतेह करना है तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि कश्मीर रियासत के बारे में हमने डिस्कस करना है कि उसमें से मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चंस कमीशन के एग्जाम के अंदर आते हैं। तो गुलाब सिंह कब कश्मीर को फतेह करता है, 1822 और 23 में। ये दोनों ईयर्स मिलते हैं इस टिनोर में। ये क्या करता है, कश्मीर को फतेह करता है। ये क्या करता है, कश्मीर को फतेह करता है। ये सबसे पहले क्या करेगा, कश्मीर को फतेह करेगा। क्या करेगा, कश्मीर को फतेह करेगा। और गुलाब सिंह फिर क्या करेगा, गुलाब सिंह सिर्फ यहां पे नहीं रुकेगा बल्कि आगे की तरफ जाएगा। कश्मीर के बाद ये गिलगित वाला इलाका जो है इसको फतेह करेगा। कौन सा इलाका, गिलगित वाला इलाका फतेह करेगा। गिलगित के बाद फिर ये क्या करेगा, और अगर इसी की हम बात करें तो ये लद्दाख की तरफ जाएगा, ये लद्दाख को फतेह करेगा। फिर ये क्या करेगा, ये फिर जो आजकल जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को ये क्या करेगा, ये फतेह करेगा। ये क्या करेगा, फतेह करेगा। किन इलाकों को, सबसे पहले तो कश्मीर जो आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर को फतेह किया। फिर गिलगित को फतेह करेगा, फिर लद्दाख को फतेह करेगा, जम्मू कश्मीर को फतेह करेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, कश्मीर तो मतलब एक ही है। ये असल में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस टाइम वहां पे कश्मीर में डोगरा राज था। जो रियासत कश्मीर थी
ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। जो रियासत कश्मीर थी वो इन 4 एरियाज पर मुश्तमिल थी। कौन कौन से? एक जो कश्मीर कहलाता था, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान, तीसरा लद्दाख, चौथा जम्मू कश्मीर। ये 4 एरियाज मिलके क्या कहलाते थे? उस टाइम कश्मीर रियासत कहलाया करती थी। उस टाइम क्या कहलाती थी? कश्मीर रियासत कहलाती थी। ये आगे भी चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कश्मीर रियासत में कौन कौन से एरियाज शामिल थे। तो वो कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो ये 4 इलाके क्या करता है गुलाब सिंह फतेह करके किस टिनोर में लेके आता है, या कौन से सिख दौर में उनको इंक्लूड करता है। ये गुलाब सिंह कौन था? ये गुलाब सिंह रंजीत सिंह का जर्नैल था। और ये क्या करता है? 1822-1823 में ये कश्मीर को फतेह करता है, रियासत कश्मीर। अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि आबादी के लिहाज से जब पाकिस्तान बना था तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? वो हैदराबाद थी। जबकि रकबे के लिहाज से, एरिया के हिसाब से कौन सी बड़ी रियासत थी? एरिया के हिसाब से यही कश्मीर बड़ी रियासत थी। तो ये 4 इलाकों पर मुश्तमिल थी, एक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर होता क्या है? जब ये इसको कैप्चर कर लेता है, कश्मीर को सिख दौर हुकूमत में इंक्लूड करता है, तो फिर आगे चल के होता यह कि रंजीत सिंह क्या होता है? 1839 में मर जाता है। 1839 में क्या होता है? मर जाता है। रंजीत सिंह के बारे में 3-4 क्वेश्चन और बनेंगे। वो क्या क्या बनेंगे? एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इसे बचपन में स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स कहते हैं चीचक को। चीचक एक बीमारी होती है, इसको क्या हो गया था? बचपन में चीचक हो गया था। चीचक की वजह से इसकी बाएं आंख जो है, इसकी लेफ्ट आई जो है, इसकी बाएं आंख स्मॉल पॉक्स की वजह से जाया हो गई थी, खत्म हो गई थी। ये एक आंख से काना था, काना जिसे हम क्या कहते हैं, जिसकी एक आंख जाया हो, काना था। ये किस वजह से काना था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है। ये स्मॉल पॉक्स जिसे उर्दू में चीचक कहते हैं, चीचक हो गया था, तो उसकी वजह से इसकी बाएं आंख जो है वो जाया हो गई थी। और इस तरीके से ये फिर भी हुकूमत करता है ये, क्योंकि एक आंख से ये सारा काम कर रहा होता है, बचपन की बात है। फिर इसी की तरह से आगे चलते हैं। रंजीत सिंह को लायन ऑफ द पंजाब भी कहा जाता है। लायन ऑफ द पंजाब ये टाइटल है, किसका टाइटल है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। लायन ऑफ पंजाब रंजीत सिंह को कहा जाता है। और इसी तरीके से शेर पंजाब, अगर उर्दू में बात करें तो इसे शेर पंजाब कहा जाता है। शेर पंजाब किसको कहा जाता है? रंजीत सिंह को कहा जाता है। रंजीत सिंह के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? लायन ऑफ द पंजाब, स्मॉल पॉक्स की वजह से इसकी बायां खराब हो गई थी। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा शेर पंजाब भी इसी को कहा जाता है। इसकी डेथ कब हुई? इसकी डेथ 1839 में हुई। इसकी डेथ कब हुई? डेथ इसकी 1839 में हुई। 1839 में इसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट पेपर जो है ना संडे वाले दिन, वो अस्थितियों वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि समाधियां एक मशहूर पाकिस्तान की मतलब बिल्डिंग के बारे में उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वहां पे 3 समाधियां हैं, वो किससे रिलेट की जाती हैं? तो वो इसी रंजीत सिंह के बेटे और उसके पोते की जो बीवियां थी उनकी अस्थितियां समझे या समाधियां समझे। वो भी हम मतलब क्वेश्चन में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ लिखा करें। जब आप लिखेंगे तो आपको याद होंगे। तो फिर इसी तरीके से इसकी क्या हो जाती है? 1839 में वफात हो जाती है। किसकी? रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह की जब वफात होगी तो इसके बेटे थे, इसके बेटों के दरमियान क्या होगी? इसके बेटों के दरमियान आपस में जंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जंग स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे जंग हुई अगर हम उनकी बात करें तो रंजीत सिंह मर गया 1839 में। तकरीबन ये 40 साल हुकूमत करता है। ये क्या करता है? तकरीबन 40 साल हुकूमत करता है। एफपीएससी आपका हो गया, पीपीएससी, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस, ये सारा, क्योंकि आप देखें रंजीत सिंह एक ही बंदा था, उसने जो कारनामे किए वो सारे जितने भी कमीशन के एग्जाम है, एफपीएससी है, एसपीएससी है, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, जितनी भी जॉब्स आती है उन सब के लिए इनका टॉपिक यही सेम होता है। इसके अलावा सीएसएस एमपीटी है, पीएमएस है, ये सारे, पीएमएस के अलावा अगर हम बात करें सीसीए है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसका? सिंध का जो होता है। तो मतलब उनमें साथ में ये सारी चीजें कॉमन होती है। तो होता क्या है, अब मर गया, जब ये मर गया तो इसके बेटों के दरमियान क्या होती है? बेटों के दरमियान जंग हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, भाई भाई को सीने से लगाता है। अब होना तो यही चाहिए था
कि भाई भाई को सीने से लगाए, लेकिन सीने से नहीं लगाते, फिर ये एक दूसरे को आपस में मारते हैं। जब आपस में मारते हैं तो बहुत सारी जगहों पे मिलती है, ये बहुत सारी जगहों पे कोटेशन मिलती है कि रंजीत सिंह की वैसे तो बहुत सारी बीवियां थी, लेकिन इसकी एक बीवी थी जिंद कौर। जिंद कौर, जिंद कौर क्या थी? बीवी थी किसकी? रंजीत सिंह की। तो जिंद कौर को अपने एक बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, एक बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, या एक बेटा इसका क्या था? लाडला था। एक बेटा क्या था? लाडला था जिंद कौर का। तो जिंद कौर क्या करती है? जिंद कौर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम मौजूद थी इसमें सब कॉन्टिनेंट में। तो जिंद कौर क्या करती है? जिंद कौर ईस्ट इंडिया कंपनी को मदऊ करती है। क्यों? इसको एक बेटा बहुत प्यारा था, हर वक्त उसे सीने से लगा के रखती थी। तो ये क्या चाहती थी? ये चाहती थी कि ये तख्त पे बैठे। तो जिंद कौर क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर देती है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे कब्जा करो, जीतो, और उसके बाद मेरे बेटे को तख्त पे बिठा देना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सच में क्या करती है? इसके कहने पे हमला करती है। और जब इसके कहने पे हमला करती है तो फिर होता क्या है? होता यह है कि सिखों और अंग्रेजों के दरमियान लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। सिखों और अंग्रेजों के दरमियान क्या हो जाती है? लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। और जब लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर पेपर में आया होता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई और उसमें कौन जीता या कौन हारा। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार की अब बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, एंग्लो कहते हैं अंग्रेजों को, एंग्लो कहते हैं अंग्रेजों को। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार ये कब हुई? अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई? ये 1845 1846 में होती है। 1845 में स्टार्ट हुई और 1846 में क्या होती है? खत्म होती है। ये किसके दरमियान हुई? अगर इस सिख वार की बात करें तो अंग्रेज और दुलीप सिंह के दरमियान। अंग्रेज एक साइड पे कौन होता है? एक साइड पे दुलीप सिंह बैठा होता है और एक साइड पे अंग्रेज होते हैं। अंग्रेज और दुलीप सिंह के दरमियान ये क्या होती है? ये बैटल होती है, जिसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एंग्लो सिख वार कहते हैं। और इसमें होता क्या है? ये होता ये है कि दुलीप सिंह हार जाता है। दुलीप सिंह क्या हो जाता है? हार जाता है। जीता कौन? जीते अंग्रेज, जीत गए। जब ये जीत गए तो अंग्रेजों की अच्छी आदत समझे या बुरी आदत समझे, अंग्रेज क्या करते थे? अगर कोई जंग जीत जाते थे तो क्या करते थे? जो हार गया अपोनेंट जो था उस पे क्या करते थे? जुर्माना लगाते थे। क्यों जुर्माना लगाते थे? वो एक्चुअली में हमारे इतना लॉस हुआ, हमारे ये इतना खर्चा हुआ, लिहाजा वो भी कौन पे करेगा? हारने वाला पे करेगा। अंग्रेज क्या कहेंगे? अंग्रेज कहेंगे कि चूंकि हमारा इतना नुकसान हुआ है, इतना लॉस हुआ है, लिहाजा हम क्या कर रहे हैं? हम आप पे जुर्माना लगा रहे हैं। हम आप पे क्या करेंगे? जुर्माना लगा रहे हैं, या हमारे साथ ये मुआहदे साइन करो। तो फिर इस बैटल में भी अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने दुलीप सिंह को बुलाया, दुलीप सिंह को कहा कि आप क्या करो, इधर आओ और आके जुर्माना पे करो। तो अंग्रेजों ने कितना जुर्माना पे किया, कितना जुर्माना लगाया? अंग्रेजों ने इनको 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ नानकशाही। अब ये क्वेश्चन ये बनता है, ये नानकशाही क्या है? नानकशाही जो है ये सिखों की करेंसी थी। सिखों की करेंसी कौन सी है? सिखों की करेंसी यही नानकशाही है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। सिखों दौरे हुकूमत में सिखों की करेंसी क्या हुआ करती थी? वो नानकशाही हुआ करती थी। ये क्या है? ये सिखों की करेंसी है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जुर्माना किया। कितना जुर्माना किया? 1.5 करोड़ नानकशाही जुर्माना किया। नानकशाही क्या है? नानकशाही सिखों की करेंसी है। तो लिहाजा आप क्या करो? आप ये हमें पे करो, 1.5 करोड़ नानकशाही क्या करो? हमें पे करो, क्योंकि हमारा क्या हुआ? हमारा इसमें नुकसान हुआ है। हालांकि जीते कौन थे? अंग्रेज थे। आप लोगों ने हमारे ऊपर मतलब क्या क्या है? हमारा नुकसान क्या है? लिहाजा आप क्या करो? ये हमें जुर्माना दो। तो अब ये दुलीप सिंह क्या करेगा?
दुलीप सिंह मरता क्या न करता, दुलीप सिंह के पास कुछ नहीं था क्योंकि खजाना खाली हो चुका था, पहले भाई आपस में लड़ते रहे, उनके नतीजे में क्या हो गया, ऑलरेडी नुकसान हो गया। तो यहां पे ये क्या करेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर करेगा। ये क्या करेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर करेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके दरमियान हुई, फिर क्वेश्चन ये भी बनता है ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई। याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये 16 मार्च 1846 को होती है, ये डेट्स भी याद रखते जाए। 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। किसके दरमियान हुई, एक साइड पे दुलीप सिंह था और अंग्रेज, दुलीप सिंह, और दूसरी साइड पे कौन है, अंग्रेज है। दलीप सिंह और अंग्रेजों के दरमियान ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। क्यों, अंग्रेजों ने जुर्माना किया था कि ये जुर्माना पे करो, दलीप सिंह के पास जुर्माना था नहीं, तो दलीप सिंह क्या करेगा, दलीप सिंह कहेगा देखिए मेरे पास तो जुर्माने के लिए पैसे ही नहीं है, लिहाजा आप क्या करो, मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको ये जो कश्मीर रियासत है ना, कश्मीर रियासत, ये आपको क्या कर देता हूं, बेच देता हूं। ये क्या कर देता हूं, बेच देता हूं। तो दुलीप सिंह क्या करते हैं, दुलीप सिंह कश्मीर रियासत भेज देते हैं, किसको, अंग्रेजों को। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या है, 1800, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में हुई, 16 मार्च को। अब किसके दरमियान, दुलीप सिंह और अंग्रेजों के दरमियान हुई। तो होता क्या, होता यह है कि दुलीप सिंह कहता है देखिए वो एक्चुअली में हमारा इतना नुकसान हो चुका है, हमारे पास कुछ है नहीं, खजाना खाली है, लिहाजा हम आपको क्या करते हैं, हम आपको कश्मीर रियासत दे देते हैं, आप हमारे लिए क्या करो, ये 1.5 करोड़ की बजाय ये कश्मीर रियासत हम आपको दे देते हैं। ओके, अंग्रेज मान गए। लेकिन होता क्या है, कश्मीर को किसने फतह किया था, अभी हम देख के आ रहे हैं, कश्मीर को फतह करने वाला कौन था, गुलाब सिंह था। तो गुलाब सिंह वहां पे क्या करता है, गुलाब सिंह वहां पे जो लोग होते हैं उनसे चंदा इकट्ठा करता है। गुलाब सिंह को गुस्सा आता है क्योंकि मुझसे पूछे बगैर ये कश्मीर इनको दे रहे हैं, मुझसे पूछे बगैर कश्मीर इनको दे रहे हैं। तो होता यह है कि फिर कश्मीर का सौदा फिर एक दफा किसने किया, दुलीप सिंह ने किया। तो गुलाब सिंह क्या करेगा, गुलाब सिंह वहां पे लोगों से चंदा इकट्ठा करेगा। गुलाब सिंह क्या करेगा, लोगों से चंदा इकट्ठा करेगा, और चंदा इकट्ठा करके जिस दिन ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई उसी दिन क्या होती है, उसी दिन फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर ये किसके दरमियान हुई, ये हुई थी आपका गुलाब सिंह और अंग्रेज। ये गुलाब सिंह और अंग्रेजों के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। किस दिन हुई, सेम डे है, 16 मार्च 1846, 16 मार्च 1846। एक जगह पे क्या हो रहा है, एक जगह पे ट्रीटी ऑफ लाहौर हो रही है और दूसरी जगह पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रही है। सिर्फ क्या करेक्टर चेंज है, कौन से, इधर दुलीप सिंह कश्मीर बेच रहे हैं, उधर अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज क्या कर देंगे, गुलाब सिंह को वो बेच देंगे कश्मीर, सेम डे पे। मतलब सिर्फ क्या है, सिर्फ असल में देखा जाए फायदा किसका है, अंग्रेजों का फायदा है। तो अंग्रेज का जब फायदा है तो देखे अंग्रेज यहां पे क्या करेंगे, गुलाब सिंह उनको क्या देगा, गुलाब सिंह 75 लाख देगा। कितने देगा, 75 लाख। उससे चंदा कितना इकट्ठा हुआ, 75 लाख इकट्ठा हुआ। तो गुलाब सिंह क्या करेगा, ये 75 लाख किसको देगा, अंग्रेजों को देगा, और अंग्रेज इस बदले में क्या करेंगे, इस बदले में कश्मीर रियासत इसको दे देंगे। इसको क्या करेंगे, कश्मीर रियासत दे देंगे, किसको, गुलाब सिंह को। तो गुलाब सिंह को कश्मीर, आपने अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि जो गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह परचेज कश्मीर हाउ मेनी रुपीज, तो वो 75 लाख देता है। 75 लाख के अलावा वो कभी कभार क्या दे देता है, 7.5 मिलियन रुपीज दे देता है, 7.5 मिलियन रुपीज। तो अंग्रेज ट्रीटी ऑफ लाहौर में अंग्रेज लेते हैं कश्मीर, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज बेच देते हैं गुलाब सिंह को कितने रुपए के एवज में, 75 लाख या 7.5 मिलियन रुपीज के एवज गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया।
अब कश्मीर पे किसके हक हो जाएगा? कश्मीर पे इसी गुलाब सिंह का हक हो जाएगा। अब गुलाब सिंह क्या करेगा? गुलाब सिंह जब कश्मीर को परचेज कर लेगा तो यहां पे डोगरा राज लगा देगा। यहां पे क्या करेगा? डोगरा राज लगा देगा। और डोगरा राज क्या है वो आगे चल के देखते हैं, पहले इनको मतलब हम कंप्लीट कर देखिए। एक चीज को अगर फ्लो के साथ लेके चलें तब क्या होगा, आपको आसानी के साथ याद भी होगा, डेट्स भी याद होंगी। अदरवाइज क्या है? अदरवाइज देखिए, मैं आपको कहूं कि फलां जगह से पढ़ लो, 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 लेकिन मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि आपका पढ़ना है। जब आपको एक ही चीज, सारी चीजें मिल के एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो फिर आपको इधर उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी चीजें होती है जो आपको समझ नहीं आती। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? गुलाब सिंह को बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब गुलाब सिंह ने परचेज कर लिया कश्मीर को, कश्मीर को परचेज कर लिया। अब वहां पे जाके क्या करेगा? डोगरा राज लगा देगा। फिर होता क्या है जब इसकी बात करें तो डोगरा राज कब से कब तक लगा था ये आगे चल के मैं बताता हूं। फिर होगा क्या कि सेकंड एंग्लो सिख वार होगी। सेकंड एंग्लो सिख वार होगी, वो भी सिखों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान होगी, जिसकी वजह से अंग्रेज क्या करते हैं? फिर अंग्रेज सारा का सारा पंजाब कैप्चर कर लेते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? सारा का सारा पंजाब कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसकी हुकूमत हो जाएगी? पंजाबियों की हुकूमत हो जाएगी, अंग्रेजों की हुकूमत हो जाएगी। किस पे? पंजाब पे। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर में कश्मीर किसने बेचा? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में किसने खरीदा? तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, लाजमी इनको याद करें। अब होगा क्या? अब होगा ये कि सेकंड एंग्लो सिख वार होगी। सेकंड एंग्लो सिख वार, एंग्लो कहते हैं अंग्रेजों को, सेकंड एंग्लो सिख वॉर ये कब हुई? अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कब हुई, तो याद रखिएगा जब सिख दौर खत्म हो रहा है, जब सिख दौर खत्म हो रहा है तो उस टाइम ये वार हुई थी। कब? 1849 में। कब? 1849 में। 1849 में सेकंड एंग्लो सिख वार हुई, जिसमें अंग्रेज क्या करते हैं? पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से पंजाब पे जो सिखों का टिनोर था वो खत्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाते हैं। तो सेकंड एंग्लो सिख वार क्या किसके दरमियान हुई या कैसे हुई, उनको छोड़ दें, उनको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही याद रखिएगा कि सिखों और अंग्रेजों के दरमियान हुई। कब? 1849 में। यहां पे अब हमला कौन करेंगे? हमला अंग्रेज करेंगे। हमला कौन करेंगे? हमला अंग्रेज करेंगे। और हम हमला अंग्रेज करने के बाद क्या करेंगे? पूरे पंजाब को कैप्चर कर लेंगे। पूरे पंजाब को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। और कैप्चर करने के साथ साथ सिख दौर का क्या हो जाता है? सिख दौर का इख्तिताम हो जाता है। सिख दौर का क्या हो जाता है? इख्तिताम हो जाता है। तो यहां पे इसी सेकंड एंग्लो सिख वार में एक लड़ाई और होती है, उसको आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि कमीशन उसके बारे में पूछता है, इसके बारे में नहीं पूछता। वो कौन सी थी? वो थी बैटल ऑफ सबरून। कौन सी थी? बैटल ऑफ सबरून। बैटल ऑफ सबरून ये कब हुई? ये 1849 में हुई। ये क्या थी? ये पार्ट थी, पार्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार। ये सेकेंड एंग्लो सिख वार का पार्ट थी बैटल ऑफ सबरून। बैटल ऑफ सबरून कब हुई? 1849 में हुई। असल में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है इस बैटल की वजह से लाहौर पर कब्जा किया था। इस बैटल की वजह से लाहौर पर कब्जा किया था किससे? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने लाहौर को कब कैप्चर किया? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। 1849 में किया। या फिर वो क्वेश्चन इस तरह से देता है कि अंग्रेजों ने कौन सी बैटल के बाद लाहौर को कब्जे में लिया था? तो वो बैटल ऑफ सबरून बनती है। कब हुई? 1849 में। तो लाहौर क्या था? कैपिटल था किसका? सिखों का। जब कैपिटल ही नहीं रहा तो फिर बैठेंगे कहां? कहां पे हुकूमत का निजाम चलाएंगे? तो बैटल ऑफ सबरून कब हुई? 1849 में हुई। लाहौर पर कब्जा किया किसने? अंग्रेजों ने। तो यहां पे कौन था आखिरी हुक्मरान? आखिरी हुक्मरान बनता है सिख दौर का आखिरी हुक्मरान कौन था? दुलीप सिंह था। दुलीप सिंह। दुलीप सिंह वर्सेस अंग्रेज। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिख दौर का आखिरी हुक्मरान, सिख दौर का आखिरी हुक्मरान।
सिख दौर का आखिरी हुक्मरान कौन था? दुलीप सिंह था। बाद जगहों पे मिलता है कि दुलीप सिंह ने क्या क्या था, दुलीप सिंह ने कहा था चले आपको ये इलाके में दे देता हूं, आप मुझे क्या करो लंदन भेज दो। बाद जगहों पे मिलता है कि दुलीप सिंह पेंशन लेके लंदन भाग गया था। बाद जगहों पे मिलता है कि इसको उन्होंने शिकस्त दी थी। तो आप दोनों याद रखें। तो सिख दौर का आखिरी हुक्मरान कौन है? दुलीप सिंह है, जिसमें बैटल ऑफ सबरून हुई। लाहौर पर अंग्रेजों ने क्या किया था? लाहौर पर कब्जा किया था, और इस तरह से सिखों का क्या हो गया? सिखों का पंजाब में खात्मा हो गया। अब कौन आ गए? अब अंग्रेज आ गए। अब कौन आ गए? अब अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज क्या करेंगे? पंजाब को सारा मेंटेन करेंगे, सारी उसकी हुकूमत को देखेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं? उसको फिर क्या करते हैं? इस लाहौर का या पंजाब का क्या बनाते हैं? पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर बनाते हैं। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं? लॉर्ड डलहौजी असल में क्यादत कर रहा था। वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे पंजाब में पहला चीफ कमिश्नर बनाता है। किसको बनाता है? अगर हम बात करें जॉन लॉरेंस को, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस वो बंदा था जो पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर बनता है, जो जिसके साथ वो क्या करते हैं? फिर असल में मामलात देखने होते थे। अब देखें, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1600 में, तो उसने उन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर कहां बनाया था? तो उन्होंने अपनी मतलब 1600 में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में लंदन में बनी थी, जबकि 1608 में हिंदुस्तान में आई थी। 1608 में हिंदुस्तान आई थी। देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में बनी थी। कहां बनी थी? लंदन में। ये हिंदुस्तान कब आती है? 1608 में हिंदुस्तान आती है। और फिर ये क्या करते हैं? अपनी पहली फैक्ट्री जो है, ये पहली फैक्ट्री किस मकाम पे लगाते हैं? सूरत के मकाम पे लगाते हैं, सूरत के मकाम पे। अच्छा, ये 1608 किसका टिनोर बनता है? ये 1608 जहांगीर का टिनोर बनता है। ये जहांगीर के दौर में क्या आए थे? हिंदुस्तान आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी? 1600 में लंदन में। और इस टाइम अकबर का दौर था। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस है, ये भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में 1600 में बनी थी, अकबर का टिनोर था। उसके बाद फिर 1608 में क्या करते हैं? हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान जहांगीर के दौर में आए थे, और यहाँ पे जहांगीर से आके इन्होंने परमिशन मांगी थी। ये और टॉपिक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी पंजाब का जो इंतजामी अमूर है वो किसको दे देते हैं? वो जॉन लॉरेंस वगैरह को देते हैं। और साथ में लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, वो क्या करता है? वो इस सारे मामला को देख रहा होता है। अब आगे चलते हैं। अब सिख दौर का खात्मा हो गया। अब आते हैं कश्मीर पे। असल जो मतलब क्या है, जिससे मेन मेन क्वेश्चंस बनते हैं आपका सिख दौर में, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। सिख दौर का पहला हुक्मरान कौन था और आखिरी हुक्मरान कौन था, और कितनी वॉर्स हुई? फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो सिख वार कब हुई? सेकंड एंग्लो सिख वार कब हुई? बैटल ऑफ सबरून किस बैटल का हिस्सा थी? कब हुई? लाहौर पर कब्जा कब किया अंग्रेजों ने? ये मोटे मोटे क्वेश्चन है, इन्हीं में से आता है। अब जरा बात करते हैं कश्मीर रियासत की, कश्मीर रियासत की। जब कश्मीर रियासत की बात करते हैं, तो कश्मीर रियासत में कौन कौन से इलाके हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपका क्या है? ये आपका गिलगित बल्तिस्तान। ये आपका क्या है? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के साथ यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका कश्मीर। कश्मीर के साथ ये अगर हम बात करें इस साइड पे, तो ये लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। और ऊपर फिर क्या है? ऊपर भी अगर हम बात करें, तो देखिए इसको अब कैसे हमने याद करना है। ये आपका क्या है? ये आपका गिलगित बल्तिस्तान, जीबी। ये आपका क्या है? जीबी। जीबी गिलगित बल्तिस्तान है। तो गिलगित बल्तिस्तान का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने क्या क्या ब्लैक से थोड़ा सा काटा है, ये किसके पास है? ये पहले पाकिस्तान के पास हुआ करता था, ये अब चाइना के पास है। ये किसके पास है? चाइना के पास है, चाइना के पास। क्योंकि 1963 में चाइना ने कहा था गिलगित बल्तिस्तान सारा मेरा है। तो अयूब खान साहब ने कहा था देखो गिलगित बल्तिस्तान में क्या है? हमारे पास K2 है। K2 दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, दूसरी बुलंद तरीन चोटी। तो हम क्या करते हैं? हम उसको वो आपको नहीं दे सकते। तो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। तो फिर ये वाला पार्ट हमने किसको दिया था? चाइना को दिया था। चाइना भी खुश हो गया और हम भी खुश हो गए, और ये वाला सारा आज भी हमारे पास है। पहले ये सारा हमारे पास हुआ करता था। फिर इसी तरीके से इसकी अगर बात करें, तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये क्या है? आजाद कश्मीर है। ये क्या है? पाकिस्तानी कश्मीर है, ठीक है।
पाकिस्तानी कश्मीर, और ये क्या है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये क्या है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसी तरीके से इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा अक्साई चिन्ह है, अक्साई चिन्ह, ये अक्साई चिन्ह, ये पहले क्या था, ये पूरा पार्ट जो था ये लद्दाख कहलाता था, लेकिन ये अक्साई चिन्ह जो है ये 1962 में जब चाइना भारत जंग होती है, सैनो इंडिया वार होती है 1962 में, तो उस टाइम चाइना ये वाला इलाका अपने पास कब्जा कर लेता है। और ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला लद्दाख है, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं कि चाइना ने आज लद्दाख के जो बॉर्डर एरियाज है उन पे क्या क्या, उन पे हमला कर दिया। तो ये सारा क्या हुआ करता था, ये कश्मीर रियासत हुआ करती थी। ये गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये लद्दाख, ये सारे क्या थे, ये पहले कश्मीर रियासत हुआ करती थी। तो कश्मीर रियासत का टोटल रकबा कितना था, टोटल रकबा जो था वो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर था। कितना था, 2,22,236 स्क्वायर मीटर टोटल रकबा था किसका, कश्मीर रियासत का। कश्मीर रियासत का फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं 2023 के पेपर में पूछे हैं कि चाइना के पास कितने परसेंट है, चाइना के पास 15% है, चाइना के पास कितना हिस्सा है, 15% है कश्मीर का। और फिर क्वेश्चन ये बनता है पाकिस्तान के पास कितना है, पाकिस्तान के पास 30% है, पाकिस्तान के पास कितना है, पाकिस्तान के पास 30% है। बाकी जितना भी बचता है, बाकी कितना बचता है, 55% बचता है। 55% जो हिस्सा है या जो रकबा है 55% वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है। कितना है, 55%। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे हैं, लेटेस्ट पेपर में पूछे हैं। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, कश्मीर रियासत की जब बात करते हैं तो यहां पे डोगरा राज या सिख दौर आने से पहले मुगल दौर चला करता था। कौन सा दौर चला करता था, मुगल दौर चला करता था। अगर इससे भी पीछे की तरफ जाए, इससे भी पहले की तरफ जाए, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से कुछ लोग आबाद थे, कुछ लोग आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से यहाँ पे आबादी का जिक्र मिलता है। फिर आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो कश्मीर रियासत में आबादी जो थी वो क्या थी, मुस्लिम आबादी थी। कितनी, मुस्लिम आबादी। जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम 80% क्या थे, मुस्लिम्स थे, और 20% अदर थे। 20% क्या थे, 20% अदर थे। अब जब डोगरा राज लगेगा, जब डोगरा राज लगेगा, डोगरा राज कब लगा या डोगरा राज किसने लगाया था, क्वेश्चंस बनते हैं। डोगरा राज कश्मीर पे लगा था, कश्मीर पे लगा था क्योंकि यहां पे मुस्लिम आबादी थी। उस टाइम भी मुस्लिम क्या थे, ज्यादा तादाद में थे। तो डोगरा राज कब से कब तक लगा, 1846 से लगा, कब तक, 1947 तक, जब तक पाकिस्तान नहीं बना। तो डोगरा राज कब से कब तक लगा, 1846 से लेके 1947 तक ये डोगरा राज लगता है। और इस डोगरा राज के कितने हुक्मरान थे, 4 हुक्मरान थे। डोगरा राज के कितने हुक्मरान थे, 4 हुक्मरान थे। कौन कौन से थे, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला कौन सा आता है, आपको पता है, गुलाब सिंह। सबसे पहला कौन आता है, गुलाब सिंह। पहला डोगरा राजा कौन सा था, पहला डोगरा राजा गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह कब से कब तक बैठता है, 1846 से लेके 1857 तक रहते हैं। कब तक, 1846 से 1857 तक गुलाब सिंह रहता है। ये पहला डोगरा राजा था, ये जुल्म सितम करता था मुसलमानों पे, कश्मीर के अवाम पे। फिर दूसरा कौन था, अगर हम दूसरे की बात करें तो रणबीर सिंह था। रणबीर सिंह क्या है, एक एक्टर भी है, रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, ये दूसरा क्या था, राजा था। रणबीर सिंह कब से कब तक बैठा, 1857 में ये मर रहा है तो 1857 से इसका टिनोर स्टार्ट होता है और 1885 तक। कब, 1857 से 1885 तक कौन बैठा, रणबीर सिंह बैठा। रणबीर सिंह क्या बना, दूसरा डोगरा राजा बना। फिर इसी तरीके से तीसरा कौन सा है, तीसरे की अगर हम बात करें तो प्रताप सिंह है। कौन है, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह 1885 से आएगा और 1925 तक बैठेगा। प्रताप सिंह
कब से कब तक? 1885 से 1925 तक क्या करेगा? कश्मीर रियासत पे हुक्मरानी करेगा। लास्ट कौन है? आखिरी चौथा, चौथा जो है वो हरि सिंह है। हरि सिंह, आपने हरि सिंह का अक्सर नाम सुना है, हरि सिंह। हरि सिंह, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो कश्मीर का हुक्मरान कौन था? हरि सिंह था। जो क्या करता है, जो कश्मीर रियासत का इल्हाक इंडिया के साथ करता है, फिर इंडिया के साथ जब करते हैं तो कश्मीर वाले आज तक जुल्म सितम सह रहे हैं। तो ये कब से कब तक बना हरि सिंह? हरि सिंह 1925 से 1947 तक कौन बनता है? हरि सिंह बनता है इस कश्मीर रियासत का क्या बनता है? हुक्मरान बनता है। तो टोटल कितने डोगरे राजा थे? डोगरा राज लगाया किसने था? लगाया गुलाब सिंह ने था। इस पे कितने हुक्मरान होते हैं? 4 हुक्मरान होते हैं। कौन कौन से? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। कौन से? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। ये 4 हुक्मरान क्या करते हैं? इस कश्मीर पे क्या करेंगे? हुक्मरानी करेंगे। इसी से फिर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। जब गुलाब सिंह ने डोगरा राज यहाँ पे लगाया था तो यहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म सितम होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? जुल्म सितम होना स्टार्ट हुआ। जब जुल्म सितम होना स्टार्ट हुआ तो पहली दफा कश्मीर के मुसलमानों ने कब बगावत की? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। या वो कब से आजादी का क्या कर रहे हैं? ऐलान कर रहे हैं। कब से वो क्या कर रहे हैं? आजादी हासिल करना चाहते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं। फिर इससे रिलेटेड सारे, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी खत्म कर दिया। कब खत्म किया? कौन सा किया? यूएनओ में कैसे लेके गया? यूएनओ के बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? यूएनओ ने कितनी रेजोल्यूशन पास की आज तक, कितने का फैसला दिया, या इंडिया को कितनी मर्तबा वार्निंग दी? ये सारे हम डिस्कस करते हैं। ये आपके इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि आपने इस कश्मीर वाले जो टॉपिक है ना उसको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आए रोज आपको वहां पे कोई ना कोई मिल रहा होता है। करंट अफेयर कह ले या कोई भी कोई ना कोई। बुरहान वानी देखे, बुरहान वानी के अलावा सैयद अली गिलानी है, उसके अलावा मीर वाइज है, मतलब इसी तरीके से हब्बा खतून है। हब्बा खतून कश्मीरी पोएट है, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आया होता है। हब्बा खतून कश्मीरी पोएट है। तो डोगरा राज वाले क्या कर रहे थे? डोगरा राज वाले जहां पे जुल्म सितम कर रहे थे। जब जुल्म सितम कर रहे थे तो 1931 में 1931 में 1931 में क्या करते हैं? मुसलमान बगावत कर देते हैं। 1931 में मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान बगावत करते हैं, आजादी हासिल करना चाहते हैं। इस डोगरा राज से आजादी हासिल करना चाहते हैं। मुसलमानों ने पहली दफा कब कोशिश की? 1931 में कोशिश की। ये क्या करते हैं? ये डोगरा राज से आजादी हासिल करना चाहते हैं। ये इनकी पहली कोशिश थी, पहली जिद्दोजहद थी। कब? 1931 में। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि उस टाइम कौन बैठा था? उस टाइम कौन बैठा था? तो जहरी सी बात है, हरि सिंह बैठा था, क्योंकि 1925 में हरि सिंह आ जाता है। तो हरि सिंह क्या था? उस टाइम डोगरा राजा था, जब मुसलमानों ने ये पहली दफा स्टार्ट किया। क्योंकि ये हरि सिंह क्या था? हरि सिंह बहुत जालिम इंसान था। हरि सिंह क्या था? हरि सिंह बहुत जालिम इंसान था। तो इसकी जुल्म सितम की वजह से मुसलमानों ने 1931 में क्या किया? 1931 में बगावत स्टार्ट कर दी। जब बगावत स्टार्ट कर दी तो फिर आगे चलते हैं। मुसलमान ज्यादा तादाद में थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुसलमान ज्यादा तादाद में थे। जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम भी मुसलमान 80% थे और 20% अदर्स थे। तो फिर आगे होता क्या है? जब पाकिस्तान बनता है, अब पाकिस्तान बना तो हरि सिंह ने क्या डिसाइड किया? हरि सिंह ने डिसाइड किया, पाकिस्तान बनने के बाद हरि सिंह ने डिसाइड किया कि मैं आजाद रहूंगा। मैं क्या रहूंगा? आजाद रहूंगा। हरि सिंह ने कहा कि मैं आजाद रहूंगा। जब पाकिस्तान और इंडिया बन गया ना, पार्टीशन हुई, तो हरि सिंह ने कहा कि मैं आजाद रहूंगा। जब इसने कहा कि हम आजाद रहेंगे, मुसलमान चूंकि इसके जुल्म सितम से क्या कर रहे थे, पहले ही मतलब जिद्दोजहद कर रहे थे, इसके जुल्म सितम से तंग आ गए थे। जब तंग आ गए थे तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करते हैं,
हम किसके साथ इलाक करते हैं? पाकिस्तान के साथ इलाक करते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछता है कि कश्मीर रियासत, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो कितनी मतलब प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी स्टेट कौन सी थी रकबे के हिसाब से? रकबे के हिसाब से कश्मीर थी, तो मुसलमान आबादी के हिसाब से ज्यादा थे, तो मुसलमान क्या करेंगे? पाकिस्तान के साथ इलाक करने का कहेंगे। तो हरि सिंह चूंकि डिसाइड कर चुका था कि मैं आजाद रहूंगा, हरि सिंह क्या करेगा? हरि सिंह अब देखेगा कि मुसलमानों पे मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हरि सिंह क्या करेगा? हरि सिंह भाग के आएगा, किसके पास आएगा? इंडिया वालों के पास जाएगा। हरि सिंह क्या करेगा? हरि सिंह भाग के किधर आएगा? ये भाग कर इंडिया आ गया। इंडिया आ गया। जब इंडिया आया तो उस टाइम कौन बैठा था इंडिया के पास? इंडिया का या किसके पास भाग के आया? क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके साथ जब भाग के आया था तो किसके पास पहुंचा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पास आया। जवाहरलाल नेहरू किसका बेटा था? मोतीलाल नेहरू का बेटा था। किसका बेटा था? मोतीलाल नेहरू का बेटा था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास ये भाग के आया। जब ये जवाहरलाल नेहरू के पास भाग के आया तो नेहरू कहता है मुझे एक बात बताओ कि इसमें हमारा क्या फायदा है? इसमें हमारा क्या फायदा है? हम आपको क्यों प्रोटेक्ट करें? जब ये भाग के आया, मुसलमान इसके खिलाफ थे, तो जवाहरलाल नेहरू कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि हम आपको क्यों प्रोटेक्ट करें? क्या क्यों प्रोटेक्ट करें? तो फिर जवाहर एक मिनट, जवाहर, ये जवाहर है, जवाहर, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमारे क्या फायदा, हम आपको क्यों प्रोटेक्ट करें? तो फिर ये सोचता है, फिर जवाहरलाल नेहरू ये कहता है कि तुम आजाद ना रहो, तुमने ये जो डिसाइड किया ना कि हम आजाद रहेंगे, ये आजाद ना रहो, बल्कि क्या करो? हमारे साथ इल्हाक करो। क्या करो? हमारे साथ इल्हाक कर दो। क्या करो? हमारे साथ इलाक कर दो। तो ये मरता क्या न करता, ये क्या करता है? 26 अक्टूबर, कब? 26 अक्टूबर 1947 को इल्हाक कर देता है। ये क्या करता है? साइन करता है। साइन कब इसने किए? इंडिया के साथ इल्हाक करने के, इसने इंडिया के साथ इल्हाक करने के साइन 26 अक्टूबर 1947 को कर दिए। जब 26 अक्टूबर 1947 को इसने क्या किए? इल्हाक किए, तो जवाहरलाल नेहरू क्या करता है? जवाहरलाल नेहरू इंडियन आर्मी को कहता है कि अब आप भी क्या करो? मार्च करो कश्मीर की तरफ। तो इंडियन आर्मी कब कश्मीर गई थी? तो इंडियन आर्मी अगले दिन गई थी। इंडियन आर्मी कब गई थी? इंडियन आर्मी 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया चली गई। इंडिया पे चली गई। जब इंडिया पे चली गई तो कब गई? 27 अक्टूबर को गई। और इसी 27 अक्टूबर को हर साल कश्मीरी क्या मनाते? कश्मीरी ब्लैक डे मनाते हैं। कश्मीरी का क्या मनाते हैं? ब्लैक डे मनाते हैं, यौम स्याह मनाते हैं। कब? हर 27 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच गई थी, तो कश्मीरी आज तक मनाते आ रहे हैं। तो एक दफा रिपीट कर देता हूं कि 1931 में कश्मीरी मुसलमानों ने बगावत कर दी थी, और जब बगावत की थी डोगरा राज से आजादी हासिल करने के लिए, तो उस टाइम कौन बैठा था? हरि सिंह बैठा था, डोगरा राजा। हरि सिंह क्या था? जालिम इंसान था। इसने डिसाइड किया था कि मैं आजाद रहूंगा, मैं किसी और रियासत के साथ या किसी और मुल्क के साथ इलाका नहीं करूंगा। तो फिर होता ये कि जब इसने देखा मुसलमान पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहते हैं, तो हरि सिंह दौड़ के भाग के किसके पास आ गया? जवाहरलाल नेहरू के पास आ गया। और जब जवाहरलाल नेहरू के पास आया तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अच्छा हम आपको प्रोटेक्शन दें, तो हमारा क्या फायदा है? तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप बताएं हम क्या करें? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस पे साइन करो, इलाक वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे साइन करो। तो हरि सिंह ने कब साइन किए? 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इलाक करने के डॉक्यूमेंट्स जो थे उस पे साइन किए। फिर होता है ये जवाहरलाल नेहरू साहब क्या करेंगे? जवाहरलाल नेहरू साहब 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी को कहेंगे कि अब आप जाओ। तो इंडियन आर्मी कश्मीर कब पहुंचती है? 27 अक्टूबर 1947 को पहुंचती है। और यौम स्याह मनाते हैं कश्मीर किस दिन को? 27 अक्टूबर को। अब होता क्या है? अब इधर से कैद आजम साहब भी इंडियन आर्मी को कहते हैं कि आप भी अपनी आर्मी भेजो। उस टाइम पाकिस्तान आर्मी का सरबराह कौन था? पाकिस्तान आर्मी का सरबराह
जनरल फ्रैंक मेजरी साहब थे। कहते आजम साहब क्या कहते हैं? कहते आजम साहब पाकिस्तान आर्मी के हेड जो है उनको कहते हैं कि आप भी अपनी आर्मी क्या करो, आप भी अपनी आर्मी कश्मीर भेजो। तो क्या जवाब मिलता है? ये जो पाकिस्तान आर्मी के हेड थे जनरल फ्रैंक मेजरी, ये क्या कहते हैं? हम आपके हुक्म के ताबे नहीं है, हम आपके हुक्म के ताबे नहीं है, मैं आपके हुक्म का ताबे नहीं हूं, मैं अपनी आर्मी कश्मीर नहीं भेजूंगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसने आखिर क्यों मतलब मना किया था, इसने आर्मी भेजने से मना क्यों किया, ये क्वेश्चन बनता है। क्यों मना किया? इस वजह से मना किया क्योंकि पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान डोमिनियो स्टेट था, डोमिनियो स्टेट था। डोमिनियो स्टेट का क्या मतलब होता है? डोमिनियो स्टेट का मतलब ये होता है, डोमिनियो स्टेट का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जब तक अपना आइन नहीं होता, आप किसी और का आइन क्या कर रहे होते हैं? ताबे कर रहे होते हो। कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश आइन इस्तेमाल करता रहा। ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश आइन चल रहा था, उस ब्रिटिश आइन को क्या कर रहा था? उसको फॉलो कर रहा था। और पाकिस्तान का अपना पहला आइन कब बना? 1956। तो 1947 से लेकर 1956 तक ये 9 साल जो थे, 9 साल पाकिस्तान इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो वाला आइन क्या कर रहा था? वो वाला आइन फॉलो कर रहा था जो कि ब्रिटिश ने बना के दिया था। तो पाकिस्तान क्या था? ब्रिटिश डोमिनो स्टेट था, जिसकी वजह से इसने क्या कहा था? जनरल फ्रैंक मेजरी ने कहा था मैं आपका ताबे नहीं हूं, मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा, कैद आजम को कहा था। फिर होता क्या है, ये असल में किसका ताबे था? अब क्वेश्चन ये बनता है ये किसका जवाब देता? ये लॉर्ड माउंटबेटन का ताबे था। ये कहता है कि जब तक मुझे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं कहेगा मैं वहां पे आर्मी नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था? ये सरबराह था उस टाइम, ये सरबराह था। अब पाकिस्तान जब अपना 1956 में आइन बना लेते हैं तो पाकिस्तान फिर अपने फैसले खुद कर सकता है। तो ये क्या होता है? ये डोमिनियो स्टेट होता है। इसमें ये कहते हैं डोमिनियो स्टेट में आप मतलब अपना झंडा भी बना सकते हो, आप दूसरी चीजें भी बना सकते हो, लेकिन आपका जो आइन है वो कौन सा है फॉलो हो रहा है? जिससे आप आजाद हुए हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कि पाकिस्तान ने अपना पहला आइन कब बनाया था? 9 साल बाद बनाया था, 1956 में। तब तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और बाकी जितने भी आइन्स थे उन सबको मतलब क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। तो इसी वजह से जनरल फ्रैंक मेजरी ने क्या किया था? कहा था कि मैं लॉर्ड माउंटबेटन का क्या हूं? जवाब दो। अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं आर्मी भेजूंगा, अदरवाइज मैं आपके कहने पर आर्मी नहीं भेज रहा। तो फिर कैद आजम साहब ने क्या कहा? कैद आजम साहब ने कहा, किसको कहा? मुजाहिदीन को कहा। मुजाहिदीन को कहा था कि अब आप लोग जाओ। तो मुजाहिदीन ने गए थे वहां पे, और ये जो पाकिस्तानी कश्मीर अभी मैप में मैंने आपको बताया, ये आपको आजाद करके दिया था उन्होंने, जबकि आपकी आर्मी ने नहीं किया था, ये मुजाहिदीन ने किया था। तो क्वेश्चन ये बनता है मुजाहिदीन कब गए थे? अब पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मुजाहिदीन जो थे वो 22 अक्टूबर को गए थे। वो इंडियन आर्मी से भी पहले गए थे, वो इंडियन आर्मी से भी पहले गए थे। 22 अक्टूबर 1947 को मुजाहिदीन गए थे। ये भी मतलब अगर आप मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स पढ़ें तब आपको जाके मिलेगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। वो 22 अक्टूबर 19 सबसे पहले क्या गए थे? तो सबसे पहले मुजाहिदीन गए थे। और ये मुजाहिदीन कौन से? ये पठान हो गए, इसी तरीके से बाकी भी जो दूसरे मतलब बलोच हो गए, इन्होंने ये जाके आपको ये इलाके फतह करके दिए थे। और इसके बाद फिर आगे चल के क्या होता है? अब जब इंडिया ने देखा मुजाहिदीन बहुत ज्यादा इलाका कैप्चर कर चुके हैं, तो क्या होता है? इंडिया भीगी बिल्ली भर के कहां पहुंच जाता है? यूएनओ में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? यूएनओ में पहुंच जाता है। तो यूएनओ में कब गए, फिर उसके बारे में क्या 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 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मसला कश्मीर इन यूएनओ, मसला कश्मीर और यूएनओ। तो मसला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन यही बनता है, मोस्टली पेपर में आता है, मसला कश्मीर कौन लेके गया था यूएनओ में?
यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखिएगा, यूएनओ की बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सिक्योरिटी अमूर को देख रही होती है। तो मसला कश्मीर यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लेके गया था? वो इंडिया लेके गया था। इंडिया कब लेके गया था? 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को इंडिया भिगी बिल्ली बन के किसके पास चला गया? यूएनओ के पास चला गया। किसके पास चला गया? यूएनओ के पास चला गया, मसला कश्मीर को लेके। जब यूएनओ के पास चला गया तो यूएनओ ने फौरन क्या की थी? इस पे रेजोल्यूशन पास की। इस पे क्या की? रेजोल्यूशन पास की। यूएनओ ने कौन सी रेजोल्यूशन पास की? अब क्वेश्चन ये बनता है, यूएनओ के पास तो मसला चला गया कश्मीर का, तो यूएनओ ने कौन सी रेजोल्यूशन पास की? अगर हम उन रेजोल्यूशन का जिक्र करें तो या आज तक कितनी रेजोल्यूशन पास कर चुका है कश्मीर मामले पे, तो उस टाइम इसने रेजोल्यूशन पास की थी। अगर हम इसी यूएनओ की बात करें तो यूएनओ ने की थी एक 39 और दूसरी 47। 39 और 47, ये उस टाइम की बात है जब ये मसला लेके गए थे। तो यूएनओ ने 2 रेजोल्यूशन पास की थी, एक 39 और दूसरी जो है वो 47। एक 39 और दूसरी 47। अब ये 39 और 47 क्या है? 39 जो है रेजोल्यूशन नंबर, ये फौरन जंग बंदी की जाए, फौरन जंग बंदी की जाए, फौरन। जो रेजोल्यूशन नंबर 39 है, इसका क्या मतलब है? फौरन जंग बंदी करो, फौरन जब जंग बंदी करो। 47 क्या है? 47 जो है ये असल में क्या थी? असल में ये थी कि जंग बंदी हो गई, इंडिया अपनी आर्मी निकाले और पाकिस्तान अपनी आर्मी निकाले। इस एरिया से क्या करें? जब तक इसका हल नहीं निकल जाता तो तब तक अपनी अपनी आर्मी को यहां से निकाल दो, यहां से अपनी अपनी आर्मी निकालो। ये यूएनओ ने कहा था। जब मसला कश्मीर यूएनओ में गया तो 2 रेजोल्यूशन उसने फौरी तौर पे पास की सिक्योरिटी काउंसिल ने, एक 39 और एक 47। 39 में यह कहा था कि फौरन जंगबंदी की जाए, और 47 क्या थी? 47 ये थी कि इंडिया अपनी आर्मी निकाले, पाकिस्तान अपनी आर्मी निकाले, और इस मसले को कौन देखेगा? इस मसले को यूएनओ देखेगा। और अब ये मसला कौन देखेगा? ये मसला यूएनओ देखेगा। और फिर क्या हुआ? आज तक ये मसला मसला कश्मीर जो है यूएनओ में पड़ा है, और यूएनओ में अब तक कितनी इसके ऊपर रेजोल्यूशन आ चुके हैं? 11 रेजोल्यूशन आ चुके हैं। अब तक कितनी रेजोल्यूशन आ चुके हैं? 11 आ चुके हैं। इन 11 में से 2 दफा इंडिया को वार्निंग दी जा चुकी है। कितनी दफा? 2 दफा इंडिया को क्या दी जा चुकी है? वार्निंग दी जा चुकी है। इंडिया क्या कर रहा है? इन असल में रेजोल्यूशन जो पहली पास हुई थी उनकी खिलाफ वर्जी की है, तो इस वजह से 2 मरतबा इंडिया को वार्निंग जारी कर चुका है। कौन? यूएनओ, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। रेजोल्यूशन कितनी हद तक आ चुकी है मसला कश्मीर पे? इस पे यूएनओ में 11 मरतबा आ चुकी है। इन 11 में से 2 दफा जो है वो इंडिया को वार्निंग दे चुका है। कौन? यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के बंदे के पुत्र बन जाओ। और फिर आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं, अभी आपने लेटेस्ट देखा था, जब ये रेजोल्यूशन आई, जब ये रेजोल्यूशन आई फौरी जंग बंदी करो, तो हुआ क्या? कैद आजम साहब ने ये मानने से इनकार कर दिया। कैद आजम साहब ने ये बात मानने से इनकार कर दी। तो कैद आजम जब तक जिंदा रहे तब तक क्या होता रहा? ये जो आपकी सीज फायर है, आजकल तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, तो सीज फायर जो है वो नहीं तब तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक कैद आजम जिंदा रहे। जैसे ही कैद आजम साहब की डेथ हुई तो सीज फायर लाइन एग्रीमेंट हुआ। कौन सा एग्रीमेंट हुआ? सीज फायर लाइन एग्रीमेंट हुआ। यह क्वेश्चन सारे एग्जाम के अंदर वो पूछता है, सीज फायर लाइन एग्रीमेंट। सीज फायर लाइन एग्रीमेंट कब हुआ? 1949 में हुआ, क्योंकि कैद आजम साहब सितंबर में फौत हुए, इसी मंथ में फौत हुए, सितंबर 1948 को। तो 1949 में लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब क्या करते हैं? सीज फायर लाइन एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। जब सीज फायर लाइन एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो आगे चल के फर्दर इसका क्या हो जाता है? इसका नेम चेंज हो जाता है। कब चेंज हुआ? जब शिमला एग्रीमेंट हुआ। जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? 1972 में हुआ। यानी कि 1971 की जो वॉर थी उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है शिमला एग्रीमेंट। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है?
लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है सीज फायर लाइन का नाम कब चेंज हुआ, तो जब शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, तो इसका नाम क्या रखा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। इसकी लेंथ के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी है, पुरानी इसकी कितनी है, पहले पुरानी याद रखिएगा, पेपर में कभी कभार पुरानी दे देता है, 740 किलोमीटर है। और नई कितनी है, नई 861 किलोमीटर है। नई कितनी है, नई 861 किलोमीटर है। ये किसके लाइन ऑफ कंट्रोल की है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर है जो यहाँ पे मैंने काट के आपको दिखाया था, वो उसकी बात कर रहा हूं, उस बॉर्डर की बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। पाकिस्तान और इंडिया के साथ टोटल 4 बॉर्डर शेयर होते हैं, सिर्फ एक बॉर्डर है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, जिसे दुनिया मानती है, बाकी डिस्प्यूटेड है, दुनिया उन्हें तस्लीम नहीं करती। तो उनमें से एक कौन सा है, उनमें से एक यही लाइन ऑफ कंट्रोल है, जैसे सीज फायर लाइन है। सीज फायर लाइन एग्रीमेंट कब हुआ, 1949 में लियाकत अली खान साहब के दौर में हुआ, जिसका नाम आगे चल के क्या होता है, चेंज होता है शिमला एग्रीमेंट के बाद। तो इसका नाम क्या रखा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। पुरानी इसकी लेंथ कितनी है, 740 किलोमीटर है, नई 861 किलोमीटर है। अब मसला कश्मीर फिर आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अभी 2019 की बात करते हैं। 2019 की जब बात करते हैं तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने मसला कश्मीर जो था उसमें जो उनका स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया। कौन सा स्टेटस खत्म कर दिया, स्पेशल स्टेटस जो था वो खत्म कर दिया। उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया ने स्पेशल स्टेटस कब खत्म किया कश्मीर का, वो क्या था, 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने क्या किया, स्पेशल स्टेटस जो था ना कश्मीर का, वो क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया। स्पेशल स्टेटस का कश्मीर का कब खत्म किया इंडिया ने, 5 अगस्त 2019 को क्या किया, खत्म कर दिया। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स थे जिनको खत्म कर दिया, एक 370 और दूसरा आपने याद रखना है 35 ए, 35 ए, 370 और 35 ए को आपने याद रखना है। अब अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेता है कि ये 370 क्या है और 35 क्या है, 370 और 35 ए। असल में ये जो 35 था ना, 35 ए, ये पहले, इससे पहले 35 था जो कि स्पेशल स्टेटस था, जिसमें अमेंडमेंट्स करके उसको 35 ए कर दिया। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है अमेंडमेंट किया गया। 35 में उन्होंने फिर चेंजेस की, 35 ए जिसको बनाया गया। अब ये 370 क्या है, 370 अगर बात करें, 370 बेसिकली क्या होता है, डोमिनियनो स्टेट की तरह होता है। उसका क्या मतलब है, यानी कि आपका अपना झंडा होगा, यानी कि क्या होगा, आपका अपना झंडा होगा। ये पहले शुरू में कहा गया था, जब मतलब इनको खत्म करने से पहले झंडा होगा। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का बताया ना, पाकिस्तान 1947 में डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि आपका आइन कोई और देख रहा था, आपकी सिक्योरिटी कोई और देख रहा था। तो फिर इसी तरीके से 370 की बात करें तो आपका झंडा, आप झंडा रख सकते हैं, आप झंडा बना सकते हैं। अपना झंडा बनाने के साथ साथ आपका, आप क्या कर सकते हो, आइन बना सकते हो, आइन बना सकते हो। झंडा होगा, आइन होगा, आइन होने के साथ साथ अगर हम बात करें, आप अपनी असेंबली बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपनी असेंबली बना सकते हैं। जैसे अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें, आजाद कश्मीर का झंडा अपना है, आजाद कश्मीर का सदर अपना है, आजाद कश्मीर का वजीर आजम अपना है, उनकी असेंबली अपनी है, और उनकी असेंबली अपनी है, उनका आइन भी मतलब वो बना सकते हैं, कानून साजी करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं है कि वो नहीं करते। अच्छा, ये 370 पास कब हुआ था, ये असल में 1951 में पास हुआ था। इंडिया ने जल्दी जल्दी अपना आइन बनाया था, इंडिया ने बहुत जल्दी आइन बना लिया था, इसी वजह से वो डोमिनियन स्टेट से बाहर चला गया था। पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या क्या 370 आर्टिकल्स दिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी जो वो अपना झंडा बना सकते हैं, उनके आइन भी होगा, वो अपनी क्या कर सकते हैं, असेंबली भी बना सकते हैं। लेकिन 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 उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहां पे शर्त रख दी कि ये काम नहीं कर सकते, ये 4 काम
नहीं कर सकते। वो 4 काम क्या थे, ये 370 का पार्ट है, ये काम नहीं कर सकते। कौन कौन से? ये डिफेंस नहीं कर सकते, ये डिफेंस नहीं कर सकते। डिफेंस इनका कौन करेंगे? हम देखेंगे। डिफेंस कौन देखेगा? इंडिया देखेगा। डिफेंस के साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि इसमें करेंसी जो होगी वो करेंसी हमारी चलेगी। जैसे आजाद कश्मीर की बात करें, आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी रुपया चलता है, पाकिस्तानी करेंसी चलती है। तो इन्होंने भी यही कहा था कि डिफेंस हम देखेंगे, करेंसी भी हम देखेंगे। और क्या देखेंगे? तीसरी चीज इन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन हमारी होगी, इसमें कम्युनिकेशन हमारे होंगे, हम जैसे चाहे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे चाहे हम यहाँ पे अपने लॉज लागू कर सकते हैं। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये कि फॉरेन पॉलिसी भी हम तरतीब देंगे। फॉरेन पॉलिसी भी क्या करेंगे? हम तरतीब देंगे। ये क्या था? ये आपका 370 था। ये आपका क्या था? 370। 370 में आप इन 4 कामों के अलावा सारे काम कर सकते हो। इन 4 कामों के अलावा हाँ सारे काम कर सकते हो। कौन कौन से काम कर सकते हो? झंडा बना सकते हो, आइन बना सकते हो, सदर बना सकते हो, वजीर आजम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये 4 काम नहीं कर सकते, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी। जैसे पाकिस्तानी कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तानी कश्मीर में उनका अपना वजीर आजम है, उनका अपना सदर है, उनका अपनी उनकी असेंबली है, उनका अपना झंडा है, सारा कुछ उनका अपना है। लेकिन उनका देखिए डिफेंस पाकिस्तान आर्मी, फिर करेंसी पाकिस्तानी, फिर कम्युनिकेशन भी पाकिस्तान, और उनकी फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान तरतीब देता है। तो ये 4 चीजें क्या आती थी? उनके 370 आर्टिकल्स में आती थी। अब ये 35A क्या है? 35A जो है असल में ये कब आया था? असल में ये 1954 में आया था। इंडिया ने दिया था 1954 में, 1954 में दिया था। इसमें क्या था? इसमें यह था कि कोई भी नॉन कश्मीरी, ऊपर नॉन कश्मीरी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, कोई भी नॉन कश्मीरी यहां पे तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। कोई भी नॉन कश्मीरी तालीम हासिल नहीं कर सकता। कोई भी कश्मीरी तालीम, नॉन कश्मीरी तालीम हासिल नहीं कर सकता। कोई भी नॉन कश्मीरी क्या होगा? वो जायदाद नहीं खरीदेगा, जायदाद नहीं खरीद सकता। कोई भी कश्मीरी, नॉन कश्मीरी ऊपर लिखा है ताकि आपको याद रहे कि यहां पे बिजनेस नहीं कर सकता। कोई भी नॉन कश्मीरी यहां पे लोकल फीमेल से शादी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो लोकल फीमेल से शादी नहीं कर सकता। तो मोदी सरकार जो थी 5 अगस्त 2019 को इन दोनों को सस्पेंड कर देती है। जब सस्पेंड कर देती है तो अब कोई भी वहां पे तालीम हासिल कर सकता है, कोई भी वहां पे जायदाद हासिल कर सकता है, कोई भी वहां पे बिजनेस कर सकता है, कोई भी वहां पे लोकल जो फीमेल्स है उनसे शादी कर सकता है। और इधर बात करें, अब उनका झंडा नहीं होगा, वो अपना आइन नहीं बना सकेंगे, वो अपनी असेंबली भी नहीं बना सकेंगे। तो ये सारा क्या था? ये सारा जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको इन्होंने क्या कर दिया? उनको खत्म कर दिया। क्यों? आगे चल के ये क्या कराएंगे? आगे चल के ये रेफरेंडम कराएंगे। आगे चल के ये रेफरेंडम कराएंगे। और रेफरेंडम कब होगा? जब वहां पे नॉन कश्मीरीज होंगे, जब नॉन कश्मीरीज वहां पे अपनी जायदादें लेके बैठे होंगे, फिर वो कहेंगे हम किधर जाए? अगर आप ये काम कर रहे हो तो हम किधर जाए? तो अगर मतलब रेफरेंडम नहीं कराएंगे तो मतलब फिर वो बिजनेस भी वहां पे अब कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। वो वहां की फीमेल से अब शादी भी कर सकता है। तो ये सारा क्यों किया है? ये सारा का सारा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंडम कराने के लिए किया है। क्योंकि यूएनओ क्या कहेगा? यूएनओ जब देखेगा कि इन्होंने रेफरेंडम किया है और बहुत सारे लोग एग्री है कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, तो यूएनओ भी फिर कुछ नहीं कर सकता, फिर यूएनओ भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से फिर क्या होता है? कश्मीरी क्या मनाते हैं? यौम सियाह मनाते हैं। फिर पाकिस्तान वाले क्या करते हैं? पाकिस्तान वाले कश्मीर कश्मीर सॉलिडेटरी डे मनाते हैं हर साल 5 फरवरी को।